हेलो दोस्तों। कल हमने 40 नंबर मतलब 40-41 क्वेश्चन पढ़ा दिया था प्रीवियस ईयर पेपर का। आज हम 42 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 42वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये है बी ऑप्शन, गासा दत्तासी। बी ऑप्शन है गासा दत्तासी। हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसमें सबसे पहले जो भी लेखन किया था वो एक फ्रेंच विद्वान थे, उसका नाम था गारदा दत्तासी। इन्होंने ही सबसे पहले लेखन शुरू किया था, इसलिए इनका नाम आता है। कल हम लोग इसको देख चुके थे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ तो जितनी बार आया है इसमें दे दिया कई बार। इससे क्या होगा, आप लोगों को लाभ होगा, इससे अच्छे से याद हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा बढ़िया और याद हो भी रहेगा। आगे देखिए, इसको आप देख कर पढ़ सकते हैं डिटेल में, डिटेल नीचे दिया हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं? यानी उत्तर मध्य काल यानी रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा था, उत्तर मध्य काल को यानी रीत काल को तो अलंकृत काल कहा था। फिर नीचे देखिए आगे, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन से हैं? यानी कौन ऐसा इतिहासकार था जिसने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है? तो ये थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सी ऑप्शन सही होगा, सी। राम कुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से माना है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीत काल किस विद्वान ने कहा है? तो यहाँ नाम दे पूछ लिया है, उत्तर मध्य काल को रीत काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल, यानी 4 नाम दिया था। तो रीत काल इन्हीं का दिया हुआ एक नाम है जो मान्य भी है। चलिए आगे देखिए 46 नंबर। वर्णाक्रम के अनुसार यानी वर्णाक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी वर्णाक्रमानुसार कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा गया और ये प्रथम ग्रंथ है? तो 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन था स्टार द ला लित्यूतूर हिंदुस्तानी। यानी जो गासा दत्तासी थे पहले व्यक्ति जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, उन्हीं का प्रथम ग्रंथ था जो वर्ण कर्मानुसार लिखा गया। आगे देखिए 47 नंबर में है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? मैंने इन्होंने माना कि किस दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका पुनर्लेखन किया जाना चाहिए? तो इसमें सी ऑप्शन है, स्वतंत्र होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए एवं संतुलित दृष्टि से होना चाहिए। इनका मानना था गणपत चंद्र गुप्त जी का। 48 नंबर क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है, मतलब कैसा इनका दृष्टि था ऐतिहासिक दृष्टि में? तो ये था युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करते थे जो आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि थी, जो इनका दृष्टिकोण था वो ये था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? यानी जो नामकरण दिया गया है वो उसमें से कौन सा गलत है? तो रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल दिया गया है, ये रीतिकाल गलत है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार रीतिकाल नाम गलत है।
नीचे दिया हुआ है डिटेल से। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल तथा संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से ही, मतलब यह इतिहास के परिप्रेक्ष्य से कौन सा सही पूछा है, तब इसलिए रीतकाल गलत है। और वैसे सही है रीतकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम दिया था। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो कौन से ऐसे लेखक हैं जो कालों की रचनाओं की प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किया है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो 900 वर्षों का जो इतिहास था उसको 4 भागों में बांटकर इसको बनाया था। मतलब इतिहास को 4 भागों में बांटा था। 900 वर्षों का जो इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा था, जिसको वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, आदिकाल वीरगाथा काल नाम दिया था, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया था, उत्तर मध्य काल को रीत काल नाम दिया गया था, आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया गया था। इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए कि कौन कौन सा मतलब किस काल को क्या क्या नाम दिए, और इनका जो ये है सन संवत में दिया हुआ है। 1050 से 1375 आदिकाल, 1375 से 1700 तक पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल को कहा, रीत काल को 1700 से 1900 कहा, और गद्य काल को 1900 से 1984 कहा, और कहीं कहीं 1900 से अद्यतन माना जाता है, मतलब अभी तक माना जाता है। तो ये याद होना चाहिए एकदम, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कई बार पूछता पेपर में, तो इनके अनुसार एकदम याद होना चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? मतलब हिंदी जैसे साहित्य लिखा गया तो किसी न किसी आधार पर लिखा गया होगा, तो इसमें से कौन सा स्रोत है जो नहीं हो सकता है? जैसे लिखा है, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री लेकर ही लिखा जाता है, क्योंकि बिना कुछ साक्ष्य के तो इतिहास लिखा नहीं जाएगा। इतिहास साक्ष्यों पर ही आधारित होता है। दूसरा लिखा है रचनाओं का मौखिक उल्लेख। तीसरा लिखा है शिलालेख। चौथा लिखा है साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो जाहिर सी बात है पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। मौखिक उल्लेख नहीं होता। मौखिक हम कुछ भी बोल रहे हैं और उसको आप लिखकर इतिहास बना देंगे, ऐसा नहीं होता। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। चलिए आगे देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास पर कई पुस्तकें लिखी हैं, तो ये पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा ऐसा पुस्तक है जो इनका नहीं है। तो पहला इनका है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी इनका है, बी नहीं है, हिंदी साहित्य की आलोचना इन्होंने नहीं लिखा है। फिर सी है हिंदी साहित्य की भूमिका, और डी है हिंदी साहित्य का आदिकाल, यानी इन्होंने 3 ग्रंथ लिखा है, चौथा ये नहीं है, बी ऑप्शन गलत है। पहला इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, दूसरा हिंदी साहित्य की भूमिका, और तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल। आप लोग याद करिए, कल हम पढ़ा रहे थे, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल ये पुस्तक का इनके नाम है, और आदिकाल इन्होंने जो नामाकरण किया इन्हीं का मान्य है आदिकाल। बाकी तो भक्ति काल, रीत काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लोग पढ़ते हैं, लेकिन आदिकाल सर्वमान्य है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आपको वैसे भी दोनों याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब ये बुक का नाम भी और नामाकरण भी। आदिकाल नामाकरण किसने किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनकी जो किताबें एक तरफ लिख कर इसको भी याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में बार बार। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? अभी हम आपको बताए थे कि समय इनका पूछता है, संवत में समय होता है। तो आदिकाल का समय क्या है? तो आदिकाल का समय इन्होंने बताया 1050 से 1375 विक्रमी। संवत या संवत में रहेगा तो 1050 से 1375 विक्रमी याद होना चाहिए। इसको आदिकाल कहा था। 1375 से कितना था, 1700 तक इसको इन्होंने भक्ति काल कहा था, और 1700 से 1900 तक इसको कहा था रीतिकाल, और 1900 से आगे को इन्होंने कहा था आधुनिक काल, 1984 तक। तो इसको आपको याद एकदम याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं का बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए,
54 नंबर क्वेश्चन है, इस्तावा द ला लित्यूर इंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। हम कल से कई बार आपको बता चुके हैं कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, इसको याद कर लेना क्योंकि ये पहला इतिहास ग्रंथ है भारत का, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तीसरा, इसके लेखक हैं गादत तासी। तो इन तीनों बातों को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इतिहास का ग्रंथ है, पहला इतिहास का ग्रंथ है। चलिए आगे देखिए। इसमें मिलान करना है सूची को। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था। तो सिद्ध सामंत काल ये आदिकाल का नाम है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था। तो ये सिद्ध सामंत काल आपका कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने, यानी पहला का चौथा। पहला का चौथा देखिए किस में है। देखिए ये ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। यहाँ से 2 ऑप्शन पहले से ही गलत हो गए एक ही ऑप्शन से। फिर चारण काल किसने कहा था। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था। ये कल हम आप लोग दिखाए थे आप लोगों को, यानी थर्ड ऑप्शन। अब देखिए सी में खाली थर्ड ऑप्शन है, यानी पहला गलत है। और चारण और संधि काल कल पढ़ाए थे, रामकुमार वर्मा ने कहा था। फिर प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। आदिकाल अभी आपको पढ़ा रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। तो ये हम अभी आपको बताए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस आदिकाल कहा था, आदिकाल नाम दिया था। उनका पुस्तक भी था आदिकाल से संबंधित। कल बताए थे कि इसको याद करना किसने क्या कहा है। आज भी एक बार फिर बता दे रहे हैं। ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था आदिकाल को, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा था, और बीजफन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा था। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। ये इसको लिख कर एक जगह और रट लीजिए आप लोग। आगे देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन, यानी इसे किसने कहा था कि ज्ञान राशि के संचित कोष जो होता है उसी का नाम साहित्य है। तो ये थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी बी ऑप्शन सही है। देख लीजिए, डिटेल में थोड़ा पढ़ के बता दे रहे हैं। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्यातिलब्ध मूर्धन मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा, यानी एक युग जो है द्विवेदी युग वो इन्हीं के नाम पर पड़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टेट में अक्सर आता है ये पेपर में कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा द्विवेदी के नाम पर कौन सा नामकरण किया गया है, तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दे देगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी है, और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो 1903 ईस्वी से शुरू किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। मतलब काल विभाजन के आधार पर तो प्रथम इतिहासकार है जॉर्ज गिरिसन। अब आपको बता दें कि जैसे सबसे पहले तो गादर तासी ने इतिहास लिखा था, लेकिन उन्होंने कालक्रम विभाजन नहीं किया था, काल विभाजन नहीं किया था। उन्होंने वर्णाक्रम अनुसार लिखा था लेखकों का, लेकिन इन्होंने काल विभाजन किया था सबसे पहले, जॉर्ज गिरिसन ने सबसे पहले। तो इसलिए इसको याद कर लेना है किसने सबसे पहले काल विभाजन किया था। ये पॉइंट याद रखना है कि काल विभाजन किसने शुरू किया था। देखिए आगे डिटेल में नीचे दिया भी है। चारण काल 15वीं 17वीं 11 भागों में इन्होंने बांटा था। पढ़ लीजिएगा आप लोग रोक कर वीडियो। 59 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने नाम दिया। अब देखिए, अब रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा और अभी आगे पढ़ाए थे आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, मतलब घुमा फिरा के किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। ये देखिए आप लोग, सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन सही है इसमें। ये देखिए पूरा फिर दिया हुआ है। इतना बार आप लोग देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको रोक कर एक बार पढ़ लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा आप लोग को। 60 नंबर क्वेश्चन, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि मतलब क्यों रीतकाल को श्रृंगार काल कहा जाए, ये
विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था, मिश्र ने कहा था कि रीतकाल का नाम श्रृंगार काल क्यों होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन पढ़ते हैं। रीतकाल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि राधा कृष्ण के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस की रीतकाल का मुख्य विषय है। इसका ऑप्शन डी होना चाहिए सही, लेकिन एक बार हम लोग आंसर चेक कर ले कि गलत तो नहीं है। ये ऑप्शन सही इसमें दे रहा है। अच्छा, मतलब इसका नाम रीतकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, इसलिए विश्वनाथ प्रसाद ने कहा कि इसका नाम श्रृंगार काल का होना चाहिए, क्योंकि इसमें श्रृंगार रसों पे श्रृंगारी मतलब कवि थे। रीतकाल में श्रृंगार का ज़्यादा उपयोग किया था इन लोगों ने, इसीलिए इसका नाम इन्होंने ऐसा कहा कि रीतकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाएगा, मतलब विभाजित नहीं कर पाएंगे हम लोग। श्रृंगार काल कहेंगे तो विभाजन ज़्यादा आसानी से होगा। चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है। ये कल क्वेश्चन आया था, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, और इसके लेखक थे नंद दुलारे वाजपेयी जी। कल हम बताए थे कि सारे बुक को एक जगह लिखकर याद कर लीजिए इनका, क्योंकि ये सब पूछा गया। देखिए आप लोग जीआईसी में पूछा गया, हिमाचल प्रदेश पीजीटी में पूछा गया, ये आगे भी तो सब आ सकता है, इसलिए प्रीवियस से सॉल्व करा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है ये। आगे देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग रोक कर। कविता कौमुदी के संग्रह करता है, मतलब कविता कौमुदी के जो संग्रह करता है उनका नाम क्या है। तो डी ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। ये राम नरेश त्रिपाठी जो है कविता कौमुदी ग्रंथ है उसके संग्रह करता है। इसमें 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको पूछा गया। 15,000 इसमें ये देखो लिखा, सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि सब शामिल है। मतलब मन में आए कि ऐसा कितना लोकगीत किस प्रकार का है, तो ये सब लोकगीत इसमें शामिल है। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, ये कल हम लोग देखे थे, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो मिश्र बंधुओं में 3 भाई शामिल थे, कल हमने आपको बताया था, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यानी इसमें से सी केशव बिहारी नहीं थे। इन्हीं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी ये तीनों मिश्र बंधु के नाम से आगे चलकर, मतलब जब इन्होंने ग्रंथ लिखा तो इनका नाम विश्व बंधु में आ गया, क्योंकि मिश्र ये लोग मिश्रा कास्ट के थे, और बंधु यानी भाई, तीनों भाई। ग्रंथ का इनके नाम था मिश्र बंधु विनोद। 1913 में पहला ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। मतलब 4 भाग में था, 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ, ये भी याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। मतलब मिश्र बंधुओं ने अपना जो ग्रंथ लिखा मिश्र बंधु विनोद, उसमें हिंदी का प्रथम लेखक गद्य लेखक किसको माना है। तो इन्होंने गोरखनाथ को माना है। गोरखनाथ है इनके हिसाब से, मतलब मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी गद्य के प्रथम लेखक है। इसको याद कर लेना, क्योंकि अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नाम दिया हुआ है। मिश्र बंधुओं में गोरखनाथ आएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना तो सबसे पहले तो गादर ताशी ने किया था, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। तो उसके बाद आएंगे शिव सिंह सेंगर ही उसके बाद किए थे। लेकिन एक बार देख लेते हैं आंसर हम लोग कि क्या दे रहा है। हाँ, शिव सिंह सेंगर, क्योंकि पहले लिखे थे गादर ताशी, उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन एक थे वो लिखे थे, फिर शिव सिंह सेंगर लिखे थे। तो ये तीसरे नंबर पर है, लेकिन ऑप्शन में दोनों लोग का नाम ना होने के कारण बी ऑप्शन सही है। यानी पहला पूछेगा तो गासा दतासी, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो मौलवी करीमुद्दीन जी लिखे थे, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो शिव सिंह सेंगर तीसरे व्यक्ति हैं जो लिखे थे। आगे देखिए, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। देखिए, शिव सिंह सेंगर ने ही शिव सिंह सरोज लिखा था, और ये लिखा था 1833 ईस्वी में। ये गलत दिया है, इसका रचना काल तो 1883 ईस्वी था।
ये ऑप्शन दिया है लेकिन ये गलत है दोस्तों, ये गलत ऑप्शन दिया है। 1833 नहीं है, 1883 ईस्वी है। देखिए नीचे लिखा भी है कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामों से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका रचना काल था 1883 ईस्वी। ये 1883 ईस्वी था। और शिव सिंह सेंगर की और एक विशेषता थी, जो पहले के कवियों ने लिखा जैसे गासा दत्तासी, मौलवी करीमुद्दीन ने, उन्होंने उर्दू कवियों को भी शामिल किया था। लेकिन जो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा 1883 में, उसमें ये खाली हिंदी कवि 838 कवियों को शामिल किया था। ये एक बात और याद रखना आप लोग। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? मतलब कौन से ऐसे लेखक थे जिन्होंने खाली गद्य लिखा, मतलब काव्य नहीं लिखा, पद्य में नहीं लिखा? तो ये थे प्रेमचंद। प्रेमचंद का देखिए कहानी, उपन्यास ये सब सुनते, लेकिन कविता जल्दी नहीं सुनेंगे कि कविता लिखा, तो इसीलिए खाली अपना आपको गद्य तक सीमित किए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया KBS PGT 2018 में। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। अपभ्रंश जो भाषा हमारी, उसको पुरानी हिंदी कहा था। इसको भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी भी पूछा गया है, कहीं किसी पेपर में याद नहीं आ रहा है, लेकिन पेपर में पूछा गया है। जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? यानी जो रामचंद्र का किताब है, बुक है, ग्रंथ है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आदिकाल के कौन सा पर जो ये मतलब कई भागों में लिखे होंगे, प्रकरण होगा उसमें, तो कौन से प्रकरण में है? तो प्रकरण 4 में ये है, डी ऑप्शन। प्रकरण 4 में ये लिखे हैं कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। ये कथन था इनका। तो प्रकरण 4 में है, रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकरण 4 में। देखिए फिर इनका वो पूछ लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी थी? तो वीरगाथा काल की जो सीमा थी, अभी तक हम लोग संवत में पढ़े थे कि संवत में 1050 से 1375 संवत तक माना गया था, लेकिन इसमें पूछ लिया है कि ईस्वी में। तो ईस्वी में लाने के लिए क्या होता है कि उसमें से 57 माइनस कर दिया जाता है, तो वो ईस्वी में आ जाता है। तो 1050 से माइनस करेंगे तो लगभग 1000 के आसपास आएगा। 1000 से 1350 ईस्वी के आसपास ये आना चाहिए, सी ऑप्शन। लेकिन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए, सी ऑप्शन दिया हुआ है। ये 1000 ईस्वी से, यानी मूल रूप से वो आएगा 993 माइनस करने पर, और 1350 ईस्वी तक माना गया है, क्योंकि ये 1050 संवत मानते हैं, 1050 संवत। तो इसमें से सब जब आप 57 माइनस करेंगे तो ये ईस्वी में आ जाएगा। यहाँ आएगा 3, उसके बाद यहाँ 4 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 9 बचेगा, यानी 993 वही आया। लेकिन ऑप्शन में नहीं देने के कारण 1000 ईस्वी के आसपास मान लिया है। चलिए आगे देखिए। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, मतलब हिंदी शब्द सागर जो किताब है उसको संपादित किसने किया था, इस ग्रंथ को? तो इसको संपादित किया था बी ऑप्शन, श्याम सुंदर दास जी ने। हिंदी शब्द सागर को संपादित किया था श्याम सुंदर दास जी ने। लिखना अलग बात होता है और संपादित करना अलग बात। इसमें संपादन पूछा है कि संपादन किसने किया है, तो ये श्याम सुंदर दास जी ने किया है। 72 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब किताब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और देखिए कितने पेपर में पूछा गया है।
यहाँ नीचे डिटेल में भी दिया है। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने 1940 ईस्वी में लिखा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। यानी ये 3 किताब इनके महत्वपूर्ण है, जिसको याद करना है कि ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का। आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी का। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। मतलब ये वीडियो आप लोग पॉज करके इसको लिख सकते हैं, रोक कर आप लोग लिख लीजिए एक जगह। एक बार याद कर लेंगे तो क्वेश्चन घुमा घुमा के उसी में से पूछ रहा है। देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया। स्थावर दलाल लित्तेत्यूर इंदु ये हिंदुस्तानी की रचना की है तो गासा दतासी ने। अब तक तो आपको रट गया होगा। इसमें 3 ही बात याद रखना है कि सबसे पहला इतिहास ग्रंथ तो यही है, भाषा फ्रेंच भाषा, लेखक गासा दतासी। बस ये 3 इसमें मुख्य पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। और इन्होंने वर्णाक्रम अनुसार से लिखा था इस ग्रंथ को। इतना बार आप लोगों को बता देंगे कि वैसे ही रट जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन। ग्रियर्सन द्वारा कृत मतलब ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। मतलब ये एक अंग्रेज व्यक्ति थे, अंग्रेजी थे, तो इन्होंने अंग्रेजी में लिखा क्योंकि इनका नाम ही पढ़ के आपको लग रहा है द मॉडर्न वर्नाकुलर, यानी इंग्लिश नेम लग रहा है, लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो इसका किसने हिंदी में अनुवाद किया, तो ये थे पहले ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन हमारा होगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। और इसको याद भी रखना है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसको हिंदी में अनुवाद किया था, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है हिंदी में, क्योंकि इन्होंने हिंदी में इसको अनुवाद किया था। आगे देखिए आप लोग 75 नंबर क्वेश्चन। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। ये आंग्ल भाषा में लिखा गया था, तो इसके लेखक हैं बी ऑप्शन पादरी एडविन ग्रीव्ज। पादरी एडविन ग्रीव्ज जी ने लिखा था, 1917 ईस्वी के आसपास लिखा था। आंग्ल मतलब एक बात और याद रखिए कि जो आंग्ल वर्ड दिया है इसका मतलब होता है अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा में। आगे देखिए आप लोग 76 नंबर क्वेश्चन है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक है। मतलब इस पंक्ति के सही लेखक मतलब लेखक कौन है, तो ये है महावीर प्रसाद सॉरी ये है रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको लिखा था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस कथन के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनका कहना था कि साहित्य मतलब जनता की चित्तवृत्ति जैसे जैसे बदलती है वैसे साहित्य वहाँ की बदलती रहती है, ये इनका मानना था रामचंद्र शुक्ल जी का। इसमें और लोगों के लिखे हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, बी ऑप्शन। सबने इतिहास ग्रंथ तो लिखा लेकिन व्यवस्थित रूप जाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया था, यानी इसका भक्ति काल का जो नाम था पूर्व मध्य काल, ये किस आचार्य ने दिया था, तो ये थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्य काल कहा था, और भक्ति काल आपको पता रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ऐसे ऐसे हम दोहरा रहे हैं, आप लोगों को धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। ये देखिए पूरा फिर से दिया गया है। ईस्वी में अगर आपको याद करना है तो आदिकाल लगभग 1000 से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी, और 1900 से अद्यतन आधुनिक काल। आगे देखिए मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ये परिवर्तन काल है, इसकी समय क्या थी मिस्र बंधुओं ने निर्धारित की है, तो ये है संवत 1890 से 1925 तक निर्धारित। तो परिवर्तन काल कब कहा गया, मतलब पहला ऑप्शन ये ऑप्शन सही हो जाएगा, संवत 1890 से संवत 1925 तक। इन्होंने मोटा मोटा 5 भाग में बांटा था मिस्र बंधुओं ने, और वैसे तो 8 भागों में इन्होंने काल विभाजन किया था। इसका डिटेल आगे आप लोग देखिएगा।
यहाँ दिया हुआ देखिए, मोटा मोटा 5 भागों में बांटा हुआ है। प्रारंभिक काल 2 भागों में बांटा था, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल। दूसरा है माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। चौथा है परिवर्तन काल और पांचवा है वर्तमान काल। अगर मिसबंधुओं से पूछा जाए तो मोटे तौर पर इन्होंने 5 भागों में बांटा और वैसे 8 भागों में टोटल माना जाता है। तो आप लोग ध्यान से इसको मतलब पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद करना होगा तो डेट भी आगे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं तो ये श्याम सुंदर दास जी हैं। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हिंदी जो कोविद रत्नमाला है तो इसके लेखक है श्याम सुंदर दास जी। आगे देखिए, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक है, यानी 1 नंबर क्वेश्चन है। इसके लेखक है किशोरीदास वाजपेयी, यानी हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, यानी हिंदी का प्रथम व्याकरण, अभी तक तो गद्य हम लोग देख रहे थे, गद्य में ग्रंथ कौन लिख रहा था, लेकिन प्रथम व्याकरण किसने लिखा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जेसुआ केटलर ने। इन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से 1698 में, जो इम्पोर्टेंट हो हमने हाईलाइट कर रखा है, देख लीजिएगा आप लोग, पॉज करके धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं ये ऑप्शन फ्रैंक ई के। फ्रैंक ई के ने लिखा था ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 84 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 4 भागों में तो विभाजित किए थे, लेकिन आधुनिक काल को इन्होंने फिर से 3 भाग में विभाजित किया था। नीचे देखिए दिया हुआ है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। यानी पहले तो इसको देख लीजिए, द्वितीय उत्थान का समय पूछा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1893 से 1918 ईस्वी तक। और उसके बाद देख लीजिए कि प्रथम कब माना है, 1868 से 1893 ईस्वी तक। द्वितीय कब माना है, 1893 से 1918 ईस्वी तक। और तृतीय माना है 1988 से अब तक। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर कहिएगा तो हम, बड़ा वीडियो हो जा रहा है, लेकिन कहिएगा तो डिटेल वाला भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा अगर पढ़ना होगा तो। 85 नंबर क्वेश्चन, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन कहा था, बी ऑप्शन सही है, गासा द तासी ने। गासा द तासी ने ये कथन कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती, मतलब बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। तो ये गासा द तासी ने कहा था। 86 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था। तो अभी तीनों उत्थान का हमने बताया है, तीनों उत्थान याद कर लीजिएगा। प्रथम उत्थान मांगा था 1868 से 1893 ईस्वी तक। इसको ईस्वी में दिया है, ईस्वी और संवत आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कुछ ऑप्शन ईस्वी में होते हैं, कुछ संवत में दिए होते हैं, अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो दिमाग से निकल जाता है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ये ऑप्शन सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप लोगों को याद है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ही कहा था। तो यहाँ से 2 बातें आपको याद हो जाएंगी, पुरानी हिंदी ग्रंथ भी इन्होंने लिखा और अपभ्रंश को इन्होंने कहा भी। तो खाली बस इतना याद करना है कि अपभ्रंश को कहा था पुरानी हिंदी। आगे देखिए, यहाँ इतिहास ग्रंथ के नाम दिए हुए हैं सबके। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक पूछा है, किसने कहा था, तो मतलब लिखा था, तो ये बच्चन सिंह जी हैं। बच्चन सिंह ने लिखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ। ये 88 नंबर क्वेश्चन था हम लोगों का। ये देखिए नीचे दिया हुआ, नामवर सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, मतलब इनका इतिहास ग्रंथ है। सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तीनों लिखे थे।
देखिए आगे पूछ भी लिया है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा था? तो डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा था। 2003 ईस्वी में लिखा था। कल हम आपको बताए थे कि 2003 ईस्वी में डॉक्टर सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? मतलब आधुनिक काल को इन्होंने एक और नाम दिया था, उसका नाम इन्होंने रखा था गद्य काल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि गद्य काल के नाम से अभिहित किया था इन्होंने। यहाँ पर देखिए नामकरण किया गया। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया था और उत्तर मध्य काल को रीत काल नाम दिया था। फिर यहाँ पे एक अगला जो नाम है वो आधुनिक काल नाम दिया था। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था। तो ये याद रखना। आज इतना ही। आगे कल कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 90 नंबर। 91 से कल हम शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।